द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें दो जोड़ी गुणों का संकरण एक साथ देखते हैं। मेंडन ने गोल तथा पीले बीज व हरे तथा झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा जो पीले बीज प्रभावी होता है। दोनों पौधों को हम क्रमशः RR YY कैपिटल में गोल तथा पीला बीज, इसी प्रकार झुर्रीदार हरे बीज को स्मॉल में RRYY, ये दोनों स्मॉल में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि जो पहले पौधे के गेमिट में, पहले पौधे के जो गेमिट है इसमें क्या कौन सा गेमिट आएगा, यह आएगा RY, ठीक। और ये जीन है तथा दूसरे गैमिट में कौन सा आएगा, ये वाला स्मॉल RY आएगा, तो ये जीन होंगे। इन पौधों में कृत्रिम परपरागण कराया गया और उत्पन्न बीजों से जो पौधे प्राप्त हुए वे सब गोल तथा पीले संकर बीज बने, ठीक। जो संकरण कराया गोल तथा पीले संकर बीज बना, तो गोल पीले यहाँ प्रभावी बन गया, ये F1 पीढ़ी में आया। इसलिए यहाँ झुर्रीदार तथा हरा रंग अप्रभावी गुण थे, अतः F1 पीढ़ी में छिपे रहे ये, किंतु गोल तथा पीला बीज प्रभावी गुण थे इसलिए प्रकट हो गए, ठीक। देखेंगे इसको। प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण होने दिया और F2 पीढ़ी प्राप्त की, तो पृथक्करण के अनुसार पीढ़ी के 4 प्रकार के जो बीज बने, उसमें जैसे यहाँ देखते हैं गोल तथा पीले बीज 9 प्रकार के बने, गोल तथा हरे बीज 3 बने, झुर्रीदार तथा पीले बीज 3 और झुर्रीदार तथा हरे बीज 1 बने, ठीक। और यहाँ गोल पीले और झुर्रीदार पीले में क्या हुआ, गोल तथा पीले बीज और झुर्रीदार पीले बीज में 3:1, गोल हरे तथा झुर्रीदार हरे बीज में 3:1, ये रहा। यहाँ देखते हैं जैसे कि गोल तथा पीला बीज, ये गोल RRYY गोल पीला बीज में और झुर्रीदार तथा हरा बीज में स्मॉल में RRYY स्मॉल में है, तो यहाँ 2 गेमिट होंगे RY ये गेमिट है, RY यहाँ भी स्मॉल में गेमिट है, तो ये F1 पैतृक पौधे हो गए ये दोनों गेमिट। इसका जब क्रॉस कराया गया तो क्रॉस में क्या होगा, यहाँ वाला ये R और ये R आया, ये वाला Y और ये वाला Y यहाँ आया, तो कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y, ये यहाँ पर जो गोल तथा जो पीला है वो झुर्रीदार हरे के ऊपर प्रभावी हो गए, ये अप्रभावी हुए, यहाँ ये दबे रहे सुप्त अवस्था में, ये प्रभावी हो गए इसलिए प्रकट हुए। तो यहाँ कौन सा बीज प्रकट हुआ, गोल तथा पीले संकर बीज प्रकट हुए जो F1 पीढ़ी में हुए। फिर इसका जब स्वपरागण कराया गया तो स्वपरागण कराने पर यहाँ का जो गेमिट लेंगे RR और YY और RRYY, ये गेमिट जब हुआ, अब इसका गोल पीले बीज है जो संकर बीज, इसका जब स्वपरागण हुआ तो यहाँ स्वपरागण होने पर इस प्रकार से प्रकट हुए ये। यहाँ पर जो गेमिट लेंगे नर, ये मादा गेमिट है, तो कैपिटल स्वपरागण जब हो रहा है उसी का जो संकर गोल तथा पीले संकर बीज F1 पीढ़ी में आया उसका स्वपरागण हुआ, तो कैपिटल R और कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल Y, स्मॉल R कैपिटल Y, और ये दोनों स्मॉल में है RY। यहाँ भी वैसे कैपिटल में दोनों RY, यहाँ R कैपिटल है स्मॉल Y है, तो इनका जब स्वपरागण हुआ तो इस प्रकार से हुआ कि गोल पीले बीज प्राप्त हुए, ये R और ये R और ये Y आएगा, तो कैपिटल R कैपिटल Y आ गया दोनों, तो गोल पीले बीज प्राप्त हुआ जो आपको यहाँ दिखाया गया है, गोल पीले बीज ऐसे प्राप्त हुआ, ये इस टाइप का प्राप्त होगा तो ये झुर्रीदार तथा हरा हो जाएगा, और इस प्रकार के प्राप्त होगा तो ये गोल तथा पीले संकर बीज प्राप्त होंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ है। तो इसका जब संकरण हुआ तो यहाँ कैपिटल R और कैपिटल R डबल आया, यहाँ कैपिटल और स्मॉल Y है,
ठीक, इसके तो ये गोल पीला बीज प्राप्त हुआ, ये भी गोल पीला बीज, गोल पीले बीज प्राप्त हुए। इसी प्रकार ये वाला आपको गोल पीला बीज, गोल हरा बीज प्राप्त हुआ। अब गोल हरा बीज कैसे प्राप्त हुआ, इस मालवा में आ गया जो हरे को प्रदर्शित करता है। तो गोल पीला, गोल हरा, ठीक, यहाँ गोल पीले बीज, झुर्रीदार पीला बीज प्राप्त हुआ। तो ये कैपिटल वाई जो है वो पीले को प्रदर्शित करता है और स्मॉल आर जो है वो झुर्रीदार, तो झुर्रीदार पीला बीज प्राप्त हुए। यहाँ झुर्रीदार पीले बीज प्राप्त हुए, यहाँ गोल पीला बीज प्राप्त है, गोल हरा बीज प्राप्त हो गया। अब ये स्मॉल वाई है डबल, तो और यहाँ झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा। तो इस ये F2 जनरेशन है, F2 पीढ़ी में। तो इसका अनुपात कितना हुआ, 9:3:3:1, अर्थात गोल तथा जो पीले बीज है वो 9 की संख्या में है, गोल तथा हरे बीज की संख्या 3 है, झुर्रीदार पीले बीज की संख्या 3 है, झुर्रीदार तथा हरे बीज की संख्या 1 है। ठीक है। इस प्रयोग से जो मेंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विपरीत लक्षणों का एक युग्म तथा युग्म कल्पित दूसरे लक्षणों के युग्मों से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता। पीले व हरे रंग के जो युग्म है गोल व झुर्रीदार युग्म से पूर्णतः स्वतंत्र है। पीला या हरा रंग गोल तथा झुर्रीदार लक्षण के साथ जा सकते हैं। यही कारण है कि F2 पीढ़ी में गोल जो पीले झुर्रीदार पीले, गोल हरे व झुर्रीदार हरे बीज बनते हैं, जिनका अनुपात 9:3:3 अनुपात है। इसी के आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र विभजन का नियम है वो प्रतिपादित किया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं मेंडल के प्रयोग में सहलग्नता का अभाव। जो मेंडल के सिद्धांत है उसमें कुछ अपवाद है। तो इसमें पहला है जीनों की अन्योन्य क्रिया, इनहेरिटेंस ऑफ जीनों की अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन ऑफ जीन। तो इंटरेक्शन ऑफ जीन में क्या बताया गया है ये देखते हैं कि मेंडल के नियमों के अनुसार प्रत्येक लक्षण केवल एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, परंतु अब यह ज्ञात है कि कुछ लक्षण एक से अधिक जीन वो नियंत्रित करते हैं। ठीक, उस समय एक जीन द्वारा नियंत्रित, लेकिन एक से अधिक जीन अब नियंत्रित करते हैं, ऐसा परीक्षण में पता चला है। तो ये इनको अपवाद है। दूसरा अपूर्ण प्रभाविता। इसमें पूर्ण प्रभाविता में क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है, देखेंगे इसको। अपूर्ण प्रभाविता में मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुपात स्वरूप ऐसे उदाहरणों का पता चला जो F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीय संकर के बाह्य लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी विशेषकों के मध्यवर्ती इंटरमीडिएट लक्षण होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया मिराबिलिस जलापा या गुलाबास में जब सफ़ेद पुष्प व लाल पुष्प वाले दो जनकों का संकरण किया गया तब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकरणों में पुष्पों का रंग गुलाबी था। जैसे यहाँ देखते हैं ये लाल पुष्प है, कैपिटल आर में दोनों प्रदर्शित हुआ है, सफ़ेद पुष्प स्मॉल आर में प्रदर्शित हुआ है। ये पेरेंट्स है, पैतृक गैमेट जीनोटाइप। और तो यहाँ से कैपिटल आर और यहाँ से कैपिटल स्मॉल आर ये गैमेट लग हुए, और जब इसका क्रॉस कराया गया तो आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर ये संकर जो लक्षण है वो प्रदर्शित हुए। ठीक, इसके जब संकरण हुआ तो गुलाबी पुष्प बने। यहाँ लाल पुष्प है वो सफ़ेद पुष्प पर प्रभावी हुए। ये F1 पीढ़ी में हुआ जब इसका स्वपरागण हुआ, ये स्वपरागण। तो इसके जब स्वपरागण होता है तो ये आर लाल पुष्प ये सुजनक प्राप्त होता है, 2 ये गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ, तो 1:2:1 में ये प्राप्त हुए, सफ़ेद पुष्प आर प्राप्त हुए, ये सुजनक पीढ़ी को प्रदर्शित करता है। ये संकर प्रदर्शित करके 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर ये संकर लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो F2 ये जनरेशन में है, तो ये अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। ये समयुग्मजीय है, दोनों युग्म समान है, ये भी समयुग्मजीय है ना। इसके बाद देखते हैं उसका बहुविकल्पिता मल्टीपल एलील्स। ये होता क्या है, मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण के लिए केवल एक बहुविकल्पी एलील्स अथवा 2 विपरीत विशेषक होते हैं तथा प्रत्येक विशेषक एक फिनोटाइप व्यक्त करता है। ठीक, परंतु अब अनेक उदाहरण पता चला है कि प्रत्येक लक्षण के लिए 2 से अधिक विशेषक होना संभव है।
जैसे खरगोशों के शरीर के रंग के लिए 4 या अधिक विशेषक पाए गए। एक लक्षण के लिए जीन के 2 से अधिक विकल्पी की उपस्थिति को बहुविकल्पिता कहा गया। ये भी उसके सिद्धांत के अपवाद थे। चौथा है सहलग्नता, लिंकेज में क्या है। मेंडल के स्वतंत्र विवरण के नियम अनुसार युग्मकों में वितरण के समय विशेषक स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। यह स्वतंत्र विवरण तभी होना संभव है जब 2 विशेषक अथवा जीन अलग अलग असमझात गुणसूत्रों पर स्थित होंगे, परंतु एक गुणसूत्र पर अनेक जीन की स्थित होते हैं, और यदि इन लक्षणों को द्विसंकर में साथ लेकर अध्ययन किया जाता है तब स्वतंत्र विवरण का नियम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक गुणसूत्र पर स्थित जीन कम या अधिक प्रतिशत में सांसत विनिमय क्रॉसओवर होते हैं। इस प्रकार के जीन को सहलग्नगी जीन या लिंक्ड जीन तथा इस क्रिया को सहलग्नता या लिंकेज कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं मेंडलवाद का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलवाद के कुछ महत्व है, जैसे लक्षणों के संकरण। पहला महत्व है लक्षणों के संकरण का उपयोग करके उपयुक्त लक्षणों वाली संतानों को प्राप्त किया जा सकता है, बीज रहित अंगूर व अमरूद। दूसरा है शुद्ध तथा अशुद्ध पौधों का चुनाव मेंडल के आधार पर किया जा सकता है। तीसरा है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। चौथा है संकरण के माध्यम से भावी संतान के गुणों का पता लगाया जा सकता है। पांचवा है रोग प्रतिरोधी पौधों को पैदा किया जा सकता है, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना की किस्मों का विकास किया गया, शरबती गेहूं, चने की G23 RS10 किस्में। छठवां है संकरण प्रयोगों के द्वारा अच्छी किस्मों का चारा बनाया जा सकता है, जिससे पशुओं की दूध देने की क्षमता में वृद्धि हो। सातवां है गेहूं, चावल, मक्का आदि की उन्नत किस्में बनाकर उपज में वृद्धि की जा सकती है। आठवां, मेंडल के नियमों का उपयोग वंशानुक्रमिक रोगों की खोज एवं उनके निवारण में होता है। इसके बाद देखते हैं मेंडल की सफलता के कारण है। तो मेंडल की सफलता का कुछ कारण है, इसमें देखते हैं मेंडल के कार्य से पहले अनेक जैसे वैज्ञानिक है, कोलरूट है, गार्टनर है, नोविड है तथा डार्विन आदि वैज्ञानिकों ने अनेक संकरण प्रयोग किए, परंतु वे स्पष्ट निष्कर्षों तक पहुंचने में सफल रहे, जबकि मेंडल ने दूरदर्शिता का उचित प्रयोग तथा आंकड़ों का समुचित संकलन एवं संधारण किया, जिससे उन्होंने अभूतपूर्व सफलता मिली। उनकी सफलता का जैसे कारण है, पहला, मेंडल ने सांख्यिकी का उपयोग दर्शाते हुए प्रयोगों के समस्त परिणामों का जो विश्लेषण किया एवं उन्हें बहुत ही सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा। दूसरा है, उन्होंने पहले के वैज्ञानिकों को गलती न करके मटर जैसे एकवर्षीय पौधों का प्रयोग के लिए चयन किया, क्योंकि मटर द्विलिंगी होता है, इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है, जिससे परिणाम स्वरूप इसके पौधे संयुग्मजीय होते हैं, परंतु परपरागण भी सुलभता पूर्वक इन मटर के पौधों में संपन्न करा लेने के कारण इन पौधों में संकरण अत्यंत सफल रहा। तीसरा है, मेंडल ने प्रारंभ में एक लक्षण जैसे कि पौधों की लंबाई या बीज का आकार या पुष्पों का रंग आदि की वंशागति का ध्यानपूर्वक एकाग्रतापूर्वक अवलोकन किया तथा इसके पश्चात ही 2 या अधिक लक्षणों को लेकर अध्ययन किया। चौथा है, मेंडल भाग्यशाली भी रहा, क्योंकि उन्होंने जिन 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया उनमें से प्रत्येक के फैक्टर भाग्यवश अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थापित रहे। साथ ही उन्होंने संयुग्मजीय लक्षणों का ही चयन किया और उन्हें शुद्ध कहा एवं विषम युग्मजीय लक्षणों को अशुद्ध माना। पांचवा है, शुद्ध मटर के चूँकि मटर के पौधे अपना जीवन चक्र अपेक्षाकृत थोड़े समय पूरा कर लेते हैं, अतः लगातार कई पीढ़ियों तक अध्ययन सफलतापूर्वक अल्प समय में किया जा सकता है। छठवां कारण है, मटर में मेंडल ने जिन 7 गुणों को चुना उन 7 गुणों में एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है, और उनमें प्रभावी तथा अप्रभावी के बीच अवस्था नहीं होती, जिससे कि सांख्यिकी परिकलन आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार मेंडल की सफलता का कारण रहा। ठीक।